आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक गैस, रियल गैस। इससे पूर्व हम आदर्श गैस से संबंधित विभिन्न नियम, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आदि को स्टडी कर चुके थे, जो आदर्श गैस के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श व्यवहार हमेशा यानी किसी भी ताप और दाब पर प्रदर्शित करे संभव नहीं है। प्रकृति की सभी गैसें केवल उच्च ताप और कम दाब पर ही आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप हम कम करते हैं या दाब को बढ़ाते हैं, या दोनों परिवर्तन, ताप को कम करें और दाब को बढ़ाएं, तो वो गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। अर्थात यही उनका वास्तविक व्यवहार होता है। यही गैस वास्तविक गैस यानी रियल गैस कहलाती हैं। आदर्श व्यवहार से जो विचलन है, उसके पीछे मुख्य कारण, जैसे आदर्श व्यवहार को जब आपने स्टडी किया था तो आपको मालूम है कि हम आदर्श गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों को शून्य मानते हैं और गैस के अणुओं के आयतन को पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य मानते हैं या कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब दाब बढ़ाते हैं तो बढ़े हुए दाब पर पात्र के आयतन में कमी आती है और आयतन में कमी आने से जो कम दाब पर पात्र का आयतन गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में बहुत अधिक था, अर्थात गैस के अणुओं का आयतन नगण्य था, जब दाब बढ़ता है, आयतन कम हो चुका है, तो वह अणुओं का आयतन नगण्य नहीं रहता है और अणुओं के नज़दीक आने पर अंतर आणविक बल प्रभावी होने लगते हैं और यही कारण उनको आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करता है। अब हम ये देखें कि आदर्श व्यवहार से विचलन को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए। आदर्श व्यवहार से विचलन को प्रदर्शित करने के लिए संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को परिभाषित किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को परिभाषित करने के लिए किसी भी गैस का जिस ताप दाब पर हम स्टडी कर रहे हैं, प्रेक्षित मोलर आयतन लें और उसका आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हुए जो आयतन है वो लें। दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? संपीड्यता गुणांक कहलाता है। अर्थात संपीड्यता गुणांक Z है तो Z का मान V/V आइडियल हम लिख सकते हैं। V जो न्यूमरेटर में अंश के रूप में लिखा गया है, प्रेक्षित आयतन है, वास्तविक आयतन है, और V आइडियल जब आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं तब उसका आयतन को प्रदर्शित करता है। यदि हम अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जिस दाब पर इसे कंसीडर कर रहे हैं उस दाब से मल्टीप्लाई कर दें, मान लिया वो दाब P है, तो ये मिलेगा Z बराबर PV/PV आइडियल। PV आइडियल, V आइडियल आदर्श गैस का आयतन है, जो कि आपको मालूम है आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV = RT होता है। तो इस PV आइडियल को हम RT द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो Z बराबर PV/RT हमें प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं किसी गैस के लिए संपीड्यता गुणांक का मान PV/RT होता है, लेकिन आदर्श गैस के लिए PV बराबर RT होता है, तो PV/RT का मान 1 होगा।
जब PV अपॉन RT का मान 1 है तो आदर्श व्यवहार को यह प्रदर्शित करेगा। या ये हम कह सकते हैं कि यदि Z बराबर 1 है, यानी संपीड्यता गुणांक का मान 1 है, तो वह गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। और किसी गैस के लिए Z के मान में 1 से विचलन अनादर्शता नॉन आइडियलिटी को प्रदर्शित करता है। यदि Z का मान 1 से कम है तो ऋणात्मक विचलन, और 1 से अधिक है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। अब हम आदर्श आचरण से विचलन पर दाब के प्रभाव अर्थात वॉयल नियम से विचलन को स्टडी करेंगे, और इसे स्टडी किया था अमागैट ने। अमागैट ने विभिन्न गैसों के लिए संपीड्यता गुणांक Z और दाब के मध्य ग्राफ खींचा। जो ग्राफ प्राप्त होते हैं उन्हें हम अमागैट वक्र कहते हैं। मैंने इस डायग्राम में कुछ गैसों के लिए अमागैट द्वारा प्राप्त वक्रों को प्रदर्शित किया है। पहले आप इसे समझ लीजिए। एक्स एक्सिस पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में प्रदर्शित कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर संपीड्यता गुणांक Z PV बराबर RT को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब Z को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो Z बराबर 1 है, तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दाब अक्ष के समांतर खींची है जिसमें Z बराबर 1 हमें मिल रहा है, यहाँ देखिए ये Z बराबर 1 मिल रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित करती है। लेकिन यहाँ दो प्रकृति हमें देखने को मिल रही हैं। एक प्रकृति में देखिए कि वक्र में Z की वैल्यू पहले कम हो रही है, फिर बढ़ने लगती है और बढ़ती चली जाती है, और दूसरे वाले गैसों में जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है उनमें इसका मान धनात्मक ही प्राप्त हो रहा है। इस सीधी लाइन हमें इस तरीके से मिल रही है जिसमें इनका मान घटता नहीं है। पहले हम इन वक्रों की प्रकृति को स्पष्ट कर लेते हैं, इन वक्रों से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को स्टडी कर लेते हैं, और फिर उस आगे स्टडी करेंगे। ये जो वक्र हैं जिसमें ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इनमें वक्र नीचे की तरफ जा रहा है, पहले नीचे जा रहा है और फिर बढ़ने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर Z के मान में 1 से कमी होती जाती है, न्यूनतम मान पर पहुंचता है और उसके बाद में बढ़ता जाता है, और एक Z का मान 1 से अधिक हो जाता है। यहाँ जैसे ये क्रॉस करेगा 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक ये हो जाता है। हमें इसका कारण स्पष्ट करना है। और हल्की गैसें हैं और जिनमें कोई चार्ज नहीं है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, उनमें इस Z का मान प्रारंभ से ही 1 से अधिक मिल रहा है। इन वक्रों को स्टडी करने से हम पहले इन अमागैट वक्रों से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इन निष्कर्षों को हम एक एक करके कंसीडर कर लेते हैं। Z बराबर 1 पर दाब अक्ष के समांतर रेखा आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित करती है। ये आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित कर रही है। सभी गैसें हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें हों, चाहे अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन जैसी पोलर गैसें हैं, इन सभी में न्यून दाबों पर Z बराबर 1 मिल रहा है, लगभग 1 है सभी गैसों के लिए। यहाँ देखिए सभी गैसें यहाँ मिल रही हैं और Z बराबर 1 है कम दाब पर। लेकिन जैसे जैसे दाब के मान को बढ़ाते हैं विचलन बढ़ता है। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों के लिए प्रारंभ से ही
जेड का मान 1 से अधिक होने लगता है, लेकिन दूसरी गैसों के लिए ये जेड का मान पहले घटता है और फिर उसके बाद में बढ़ने लगता है। इन गैसों का, जैसे अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन जैसी गैसों में जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ाने पर जेड के मान में कमी आ रही है, 1 से कम होता जा रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि इन गैसों में संपीड्यता का मान आदर्श गैसों की तुलना में ज़्यादा है। यानी अगर हम 1 लीटर जैसे 1000 ml गैस को 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं और 2 एटमॉस्फेयर आयतन करते हैं, तो PV = RT के हिसाब से आधा लीटर आयतन होना चाहिए, लेकिन वो 400 ml आयतन रह जाता है। यानी आयतन में जितनी कमी हम आदर्श गैस के अनुसार अपेक्षित करते हैं, उससे ज़्यादा कमी हो जाती है। दाब बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जा रहे हैं, तो जेड का न्यूनतम मान मिलता है और न्यूनतम के मान के बाद फिर ये बढ़ने लगता है। उसके पीछे कारण जो अणुओं का आयतन प्रारंभ में या कम दाब पर नगण्य था, अब वो आयतन का मान परीक्षित मान होने लगता, कंसीडरेबल वैल्यू होने लगती है। उच्च दाब अगर हम लें तो भले हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें हैं, चाहे ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें हैं, सभी के लिए जेड का मान 1 से ज़्यादा होता है। इन कारणों को हम आगे स्पष्ट करें। जिस प्रकार आदर्श आचरण से विचलन पर दाब का प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रकार इस आचरण पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम पहले आदर्श आचरण से विचलन पर ताप के प्रभाव को स्टडी कर लेते हैं, जिसे हम चार्ल्स नियम से विचलन भी कहते हैं। अमागट ने मीथेन गैस लेकर दाब और संपीड्यता गुणांक के मध्य अलग अलग तापों पर वक्र खींचे। ये वक्र जो अभी मैंने डायग्राम पर दिखा रखा है, उस प्रकार से लगभग प्राप्त होते हैं। इन वक्रों को आप देखिए और समझिए। पहले इसकी प्रकृति उसी तरीके से जैसे पूर्व में लिया है हमने, एक्स एक्सिस पर प्रेशर को लिया है, वाई एक्सिस पर संपीड्यता गुणांक Z = PV/RT को ले रखा है। जैसे पूर्व के वक्र में Z = 1 पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित करती है, हम इस Z = 1 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन पर Z आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मीथेन गैस के लिए हम व्यवहार देखें तो टेम्परेचर देखिए, जैसे 200 केल्विन पर ले रखा है, 300 केल्विन पर ले रखा है, 400, 500 केल्विन पर अलग अलग टेम्परेचर पर इन गैसों को वक्रों को खींच रखा है। जब ताप का मान कम है तो पूर्व की भांति डीप पार्ट हमें मिल रहा है। जेड के मान में दाब बढ़ाने के साथ साथ कमी होती जाती है, न्यूनतम मान पर पहुंचता है, वो उसके बाद में फिर बढ़ता जाता है। जब ताप को बढ़ाया 200 केल्विन की बजाय 300 किया, तो ये डीप पार्ट है, जो गहराई है, कम हो गई। 400 केल्विन किया और कम हो गई, 500 केल्विन किया तो कुछ दूरी तक ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल चल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर चल रही है, फिर उसके बाद में फिर इसमें बढ़ने लगता है दाब बढ़ाने के साथ साथ। इन वक्रों से निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे ताप के मान को बढ़ा रहे हैं हम, ताप के मान में बढ़ाने से आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जा रहा है। यानी डीप पार्ट कम हो रहा था और डीप पार्ट कम होने से ये विचलन के मान में कमी होती जा रही है। और जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जा रहा है और एक स्थिति जैसे 500 केल्विन पर है, ऐसी प्राप्त होती है जहाँ पर दाब के पर्याप्त परिसर में गैस आदर्श आचरण प्रदर्शित करती है। देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक के आदर्श आचरण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जिस ताप पर गैस दाब के पर्याप्त परिसर में
आदर्श आचरण प्रदर्शित करती है बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। और इस गैस के लिए, मीथेन के लिए 510 केल्विन बॉयल टेम्परेचर होता है। अर्थात 510 केल्विन ताप पर यह गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। लेकिन जब दाब का मान बहुत बढ़ जाता है, जैसे यहाँ इस वक्र में देखिए 200 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए इस ताप से ऊपर ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो उच्च तापों पर भी यदि दाब का मान ज़्यादा है तो गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। अब हम इन विचलनों के कारणों को लेकर के चलेंगे। आदर्श आचरण से विचलन के मुख्य कारण इस टॉपिक के प्रारंभ में ही, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आदर्श व्यवहार में हम गैस के अणुओं का आयतन नगण्य मानते हैं, जबकि वास्तविकता में अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता है। और जब दाब का मान उच्च होता है तब तो नगण्य बिल्कुल नहीं रहता, कि पात्र के इनके आयतन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। जब दाब का मान कम है तो अणु पर्याप्त दूरी पर रहते हैं, और दूरी पर होने के कारण उनके मध्य आकर्षण बल की उपेक्षा की जा सकती है। लेकिन दाब बढ़ाने पर जब अणु नज़दीक आते हैं तो कूलम्बिक बल भी और न्यूटन फोर्सेस भी 1/d² इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अंतर आणविक बल या आकर्षण बलों का मान एडजस्टेबल हो जाता है, कम नहीं रहता है, उसे हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। आदर्श व्यवहार में हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस कारण से विचलन हमें प्राप्त होता है। यदि इन दो बातों को हम ध्यान में रखें तो हम गैसों के वास्तविक व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे तो प्रारंभ में क्या होता है, जब दूरी को दाब बढ़ाते हैं तो दूरी कम होती है, तो एक तो दाब बढ़ाने के कारण अणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और दूसरा दूरी कम होने के कारण आकर्षण बढ़ जाता है तो और नज़दीक आ जाते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। लेकिन जब दाब को बढ़ाते जाते हैं तो अणु और नज़दीक आते हैं, उसके बाद में उन्हें और नज़दीक नहीं लाया जा सकता, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे।